28 फरवरी 2026 तेहरान। حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدم. सिर्फ 60 सेकंड और पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, कैसे? वही आदमी जो 1981 के बम ब्लास्ट में जिंदा बच गया था, जिसने 37 साल तक पूरी सिस्टम को अपने मुट्ठी में रखा, आज वो मुट्ठी हमेशा के लिए बंद हो गई। एक मौत, एक ही देश, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल अलग। किसी के लिए शहादत तो किसी के लिए नए दौर की शुरुआत। असली सवाल ये नहीं कि अटैक किसने किया था, सवाल ये है जो सिस्टम 36 साल तक मजबूत रहा, वो सिर्फ 60 सेकंड में कैसे गिर गया? क्या ये खुफिया जानकारी की सफलता थी या सिस्टम के अंदर कहीं गहरी दरार भी थी? लेकिन इस ऑपरेशन को समझने के लिए पहले उस आदमी को समझना होगा जो 37 साल तक एक अकेले पूरी सिस्टम को चलाता रहा। 1979 ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। शाह की मोनार्ची खत्म, एक नया सिस्टम थ्रेयोक्रेसी बना। लेकिन इस रिवॉल्यूशन का सबसे पावरफुल आदमी बाद में उभरा। 1989 आयतुल्लाह खामेनी के जाने के बाद अली हुसैन खामेनी सुप्रीम लीडर बने। 86 साल की उम्र तक 36 साल उन्होंने ईरान की हर बड़ी नीति तय की। और एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, खामेनी 1981 में पहले भी एक बम अटैक का शिकार हो चुके थे। उस ब्लास्ट ने उनका राइट आर्म परमानेंटली डैमेज कर दिया। वो एक आदमी जो बम से बचकर सुप्रीम लीडर बना, उनकी स्टोरी एक और धमाके में खत्म हुई। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। मिलिट्री, जुडिशरी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, फॉरेन पॉलिसी, प्रेसिडेंट भी उनकी इजाजत के बगैर एक लेटर भी नहीं भेज सकता था। कोई भी बड़ा फैसला हो, खासकर अमेरिका से जुड़ा, उनकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता था। पावर का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या होता है? परफॉर्मेंस। अब यहाँ रुकना जरूरी है। खामेनी की लेगेसी पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ उनके सपोर्टर के लिए वो एक शील्ड थे जिसने ईरान को सीरिया या इराक की तरफ बिखरने से बचाया, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग उन्हें रीजन का इंस्टेबिलिटी का आर्किटेक्ट मानते हैं। उनकी वजह से लेबनान से यमन तक सिर्फ जंग और खून रहा, प्रोटेक्टर या केओस मर्चेंट। यही वो पैराडॉक्स है जो उन्हें हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स लीडर बनाता है। और इसी पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें उनके बनाए हुए नेटवर्क को देखना होगा। अली खामेनी सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक आर्किटेक्ट थे जिसने मिडल ईस्ट में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे दुनिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानती है। ईरान डायरेक्टली नहीं लड़ा, कभी नहीं। ये उनका सबसे बड़ा सीक्रेट था। उनका वेपन था प्रॉक्सीज। हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, इराकी मिलिटेंट्स। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, दुनिया का 20% ऑयल रोज यहाँ से गुजरता है। इंडिया का भी लाखों बैरल रोज इस रास्ते से निकलता है। ये पूरा वेब एक आदमी ने बनाया था। वो आदमी अब नहीं रहा, लेकिन इस वेब की जड़ एक और पुरानी कहानी से जुड़ी हुई है। ईरान और अमेरिका इजराइल की दुश्मनी। सब शुरू हुआ 1979 में। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन ने अमेरिका के वफादार शाह को हटा दिया। तेहरान में यूएस एम्बेसी 444 दिन तक कब्जे में रही। नए ईरानी निजाम ने इजराइल को नाजायज रियासत और अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा। तब से आज तक ईरान और अमेरिका इजराइल की दुश्मनी सिर्फ बढ़ती ही गई। 36 साल में यह सिस्टम एक भी बार नहीं टूटा। तो 28 फरवरी को क्या हुआ, ये समझते हैं। ईरानी स्टेट मीडिया और वर्ल्ड मीडिया के अनुसार यह वो डिटेल है जो अभी तक सामने आई है। अक्टूबर 2023 के बाद ईरान पर एक के बाद एक बड़े झटके आए। हमास कमजोर हुआ, हिजबुल्लाह पर हमले बढ़े, सीरिया में असद की सत्ता हिल गई और ईरान के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस और प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। और 2025 तक इजराइल और अमेरिका के साथ सीधा टकराव का खतरा खड़ा हो गया। बाहर से दुश्मन, अंदर से विरोध। तेहरान कभी इतना अकेला नहीं हुआ था। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक रेड लाइन रहा है। उनका मानना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच गया तो उनकी सिक्योरिटी को सीधा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ तेहरान का कहना है कि यह प्रोग्राम एनर्जी और अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है।
खामेनी के बाद कौन आएगा, इसे लेकर उनके करीबी लोगों में गहरी दरार थी। मोसाद का हिस्टोरिकल पैटर्न, ह्यूमन इंटेलिजेंस पहले, टेक्नोलॉजी बाद में। सद्दाम, बिन लादेन दोनों केस में अंदर का ही कोई लिंक था। स्ट्राइक के 2 दिन पहले ओमान की मदद से जिनीवा में यूएस ईरान बात हुई, लेकिन बात बेनतीजा रही। रशिया के मेदवेदेव ने कहा यह बात दिखावा थी, ऑपरेशन पहले से प्लान था। खामेनी ने एक और शर्त रख दी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। इसी रवैये ने शायद उस हमले को और करीब ला दिया जो आखिरकार उनकी जान ले गया। पहली बार कई दशकों में ईरान की प्रॉक्सी कमजोर थी। दुश्मन के लिए यह स्ट्राइक करने का सबसे बड़ा मौका था। ईरान के पास 4 ऐसी लेयर थी जिसे तोड़ना थियोरेटिकली नामुमकिन माना जाता था। S-300 रडार, IRGC रैपिड रिस्पॉन्स, सिग्नल डेड जोन, ह्यूमन फायरवॉल, हर लेयर थियोरेटिकली इम्पेनेट्रेबल, लेकिन इंटेलिजेंस ने इन लेयरों को बेअसर बना दिया। स्ट्राइक से ठीक पहले एक मैसिव साइबर अटैक ने ईरान का S-300 रडार को ब्लाइंड कर दिया, जिस वजह से प्लेन डिटेक्ट नहीं हुए। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक CIA ने एक हाई लेवल मीटिंग का एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन प्रोवाइड की, जहां खामेनी और टॉप IRGC ऑफिशियल एक साथ में थे। इजराइल में सुबह 6 बजे फाइटर जेट उड़े और तेहरान में सुबह 9:40 बजे। 60 सेकंड के अंदर मल्टीपल प्रेसिशन स्ट्राइक, खामेनी का कंपाउंड, दूसरे हाई वैल्यू लोकेशन एक साथ टारगेट हुए। ईरान को पता था हमला हो सकता है, लेकिन कहाँ और कब यह नहीं पता था। टैक्टिकली सरप्राइज, 4 लेयर थी, सब एक्टिवेट थी, लेकिन जब टारगेट खुद मीटिंग में हो तो लेयर का क्या काम। 36 साल, 4 लेयर, 60 सेकंड, सब खत्म। खामेनी अकेले नहीं मरे, उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती भी। टॉप एडवाइजर अली शमखानी, IRGC जनरल मोहम्मद पाकपुर। एक हमले में ईरान की लगभग पूरी लीडरशिप खत्म। ईरानियन स्टेट टीवी, 1 मार्च की सुबह स्क्रीन पर काला बैनर, पुरानी तस्वीर। ईरान ने ऑफिशियली कंफर्म किया सुप्रीम लीडर नहीं रहे। लेकिन यह सिर्फ एक आदमी का अंत नहीं था, ये एक डायनामो इफेक्ट की शुरुआत थी जो सीधा आपकी जेब तक पहुंचेगी। अब बात उस जगह की जहां से यह पूरा डायनामो इफेक्ट शुरू हुआ है। ईरान अभी एक खतरनाक पावर वैक्यूम में है। एक तरफ IRGC हार्डलाइनर है जो बदला लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो इकोनॉमी को बचाना चाहते हैं। ईरान अपनी हिस्ट्री के सबसे अनप्रेडिक्टेबल फेस में खड़ा है। हिजबुल्ला और हुती जैसे प्रॉक्सी आज भी आर्मर्ड है, लेकिन उनका सेंट्रल कमांड कमजोर हो चुका है। बिना लीडरशिप के ये प्रॉक्सी और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, अगर ये प्रॉक्सी खुद ही वॉर आगे बढ़ा दे तो क्या ईरान सीधा अमेरिका और इजराइल का सामना कर पाएगा? टेक्नोलॉजी के मामले में USA और इजराइल का क्वाइटली एज उन्हें आगे रखता है। उनके F-35 जेट्स और आयरन डोम सिस्टम ईरान की पुरानी मिलिट्री पर भारी पड़ सकती है। लेकिन ईरान की असली ताकत डायरेक्ट वॉर में नहीं है, बल्कि उनके एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क में है। अगर जंग लंबी खिंच गई तो ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी के जरिए पूरा मिडल ईस्ट एक आग के गोले में बदल सकता है। सबसे डेंजरस डायनामो वो नहीं जो आप सोच रहे हो। ये 33 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप जहां से हमारा पेट्रोल आता है, दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से रोज निकलता है। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी तेज कर दी है। अगर गल्फ में सिर्फ एक हफ्ते के लिए शिपिंग रुक गई तो हमारे शहर में पेट्रोल की कीमत एक रात में कितनी बढ़ सकती है, सोच भी नहीं सकते। अब देखते हो वो 3 बड़े झटके जो सीधा हमारी और आपकी जिंदगी को हिट करेगा। पहला, एनर्जी क्राइसिस। हम 85 क्रूड ऑयल गल्फ से इंपोर्ट करते हैं। होर्मुज बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट और हर जरूरी चीज़ महंगी हो जाएगी। गल्फ में 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन रहते हैं। उनकी सेफ्टी और वहाँ से आने वाला पैसा अब सीधे खतरे में है। तीसरी, स्ट्रेटेजिक गेटवे। हमारा चाबहार पोर्ट जो सेंट्रल एशिया का रास्ता है, ओवरनाइट अनसर्टाइन हो सकता है। इंडिया के लिए दोस्ती और व्यापार का बैलेंस अब बहुत नाजुक है। तेहरान की एक मौत मुंबई के पेट्रोल पंप पर, गोल्फ में बैठे हमारे भाइयों पर और दिल्ली की फॉरेन पॉलिसी पर, तीनों जगह एक साथ असर डालेगी।
ईरान के सामने 3 रास्ते हैं। 1. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट किसी नए सुप्रीम लीडर पर सम्मत हो। 2. IRGC सीधा सत्ता पर काबिज हो जाए। 3. बाहर से कोई ऑपोजिशन लीडर उभरे। यह तेहरान की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के दफ्तरों तक डिसाइड होगा। क्या ये एंड ऑफ वॉर है या एक नए और खतरनाक चैप्टर की शुरुआत? हिस्ट्री बताती है हर बड़े कोलैप्स के बाद वही पुरानी जियोग्राफी फिर एक्टिवेट हो जाती है और इसी कहानी का एक नाम है मैगिडो, जिसे दुनिया आर्मगेडन के नाम से जानती है। आज जो हो रहा है उसका जड़ सदियों पुराने इसी ब्लूप्रिंट पे छुपा है। इस पूरी कहानी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक सिस्टम जो 37 साल तक चला, उसका सेंटर आज गायब है, लेकिन उसका बनाया हुआ जाल, वो स्पाइडर वेब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर पूरे चैन को ट्रेस करो, जवाब सिंपल है। खामेनी को किसी एक मिसाइल ने नहीं मारा, उस सिस्टम ने मारा जो उसे 36 साल से बचा रहा था। 36 साल में पहली बार ईरान का अगला मूव कोई नहीं जानता, वो खुद भी नहीं। अब सवाल आपसे, इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में किसका साथ देना चाहिए? न्यूट्रल रहेगा या अपने ग्लोबल पार्टनर का साथ देना? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।